नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले कई हफ्तों के दौरान जबकि पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक यानी महामारी का दौर है और भारत में भी इतनी बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं, ऐसे दौर में जो CAA NRC प्रोटेस्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर दिल्ली दंगों में लिप्त पाए जाने के आरोप लगाकर उनको UAPA यानी कि आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उनको जेल भेजे जाने का या उनके ऊपर तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस कड़ी में सफूरा जरगर जो उन महिलाओं में से उन लोगों में से एक थी जिनके ऊपर ये आरोप लगा और फिलहाल जेल में हैं, उसके बाद ये इस पूरी बहस ने, उनकी बेल रद्द हो जाने पर इस पूरी बहस ने एक नया मोड़ ले लिया है। वो नया मोड़ ये है कि ख़ासकर हमने ये देखा कि एक जो गर्भवती हथनी थी उसको लेकर समाज में एक तरह की करुणा या दया का जो माहौल था वो तो देखा गया, जो बहुत नेचुरल है और होना चाहिए किसी भी समाज में। लेकिन साथ साथ एक गर्भवती महिला को लेकर जो संवेदनाओं की जो कमी देखी गई, इसको हम अपने एक समाज के नज़रिए से किस तरह से देखेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो विरोध प्रदर्शन है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है नागरिकों का, क्या उसको एक तरीके से अवैध बनाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसा माहौल डर का, खौफ का बनाने की कोशिश हो रही है कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग दोषी माने जाएंगे या उनको जो है वो डर होना चाहिए इस बात का कि विरोध प्रदर्शन ना करें, वो अपने अधिकार या अपने जो आज़ादी है उसकी मांग को लेकर, जो नागरिक अधिकार है उनकी मांग को लेकर। इन खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अपूर्वानंद जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जो बेल ऑर्डर है इसको लेकर न सिर्फ कि वो जो कानून के जानकार हैं बल्कि जो समाज के, राजनीति के जानकार हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं कि ये आतंकवाद विरोधी कानून लगा है इस बच्ची पर, महिला पर, जो 21 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। उसके ऊपर इंसानी एक स्तर पर, एक इंसानी सतह पर जाकर वकील ने अपील की, अगर दूसरे स्तर को भी हम छोड़ दें, लेकिन बेल यहाँ पर रिजेक्ट हुई है सफूरा जरगर की। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अभी जो जांच करने वाली एजेंसी है, पुलिस है, उसकी एक तरह की ज़िद है और यह सबक सिखाने की कोशिश है उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये हिमाकत की थी कि वे नागरिकता के नए कानून का विरोध करें, संविधान की रक्षा की बात करें। उनको यह कहा जा रहा है कि आपने ये हिम्मत ही कैसे की, और अगर आपने हिम्मत की तो आपको अच्छी तरह सबक सिखाया जाएगा। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की इंसानियत, किसी भी प्रकार के रहम, किसी भी प्रकार की मैं उसको इंसाफ भी उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जिस तरह जमानत का जो की अर्जी पर जो आदेश दिया गया है, उस आदेश में यह कहा गया है कि अगर आप शोलों से खेलेंगे तो हवाओं को दोष न दीजिए कि वो किधर ले जाएंगी। अब यह जो पूरा रूपक है ये बहुत दिलचस्प और बहुत भयानक रूपक है शोले और हवा का, क्योंकि हवा क्या है, इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए यह तो अदालत ने बताया नहीं। और दूसरे यह कि बार बार यह कहा जा रहा है कि सड़क जाम करना अपने आप में, अगर हम यह मान भी लें कि सड़क जाम करने में ये लोग शामिल थे, तो सड़क जाम हिंदुस्तान में न जाने कितनी बार हुई है। सड़क जाम करना अपने आप में आतंकवादी गतिविधि हो जाए जिसके चलते आप UAPA किसी पर लगाएं, यह हमारी समझ के बाहर है और अदालत इसको मान ले, ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ देह है। इसका मतलब यह है कि फिर लोग जाएं कहाँ। यह कहा जा रहा है कि चूंकि आपने प्रोटेस्ट किया, चूंकि आपने विरोध किया, दूसरे लोगों को इससे नाराजगी हुई और ये हिंसा भड़की। इसका मतलब क्या? आज तक हमने भारत में देखा है अलग अलग तबके प्रोटेस्ट करते रहे हैं। हरियाणा में जाटों ने प्रोटेस्ट किया, महाराष्ट्र में मराठों ने प्रोटेस्ट किया, दलित प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने से परेशानी होती ही है। अमेरिका में अभी कालों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब कालों ने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने माफी मांगी। ये नहीं किया कि उल्टे जितने काले विरोध कर रहे थे या उनके साथ दूसरे लोग विरोध कर रहे थे, गोरे और तमाम दूसरे लोग, ये नहीं किया कि फिर से उनकी गर्दन पे चढ़ के बैठ गए और उनको दबा दिया कि तुमको विरोध की हिम्मत कैसे हुई।
बल्कि हमने वे मंजर देखे हैं कि पुलिस ने घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांगी। यह रिश्ता होना चाहिए नागरिकों का और राज्य की एजेंसियों का। लेकिन हिंदुस्तान में यह बतलाया जा रहा है कि आप गुलाम हैं, आप ज़बान अगर आपने होंठ खोलने की हिम्मत की, तो आपको सबक सिखा दिया जाएगा और इंतहा उसकी कर दी जाएगी। और हम आम तौर पर अपनी अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को मानते हैं कि इन लोगों के साथ रियायत बरती जानी चाहिए, जैसे अगर गर्भवती स्त्री है, तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दी जा रही है और वो भी कोविड महामारी के वक़्त में उस और जेल में रखने की ज़िद। ये तो कानून का भी हिस्सा है। ये न सिर्फ कि हमारे समाज का दस्तूर है, ना कि सिर्फ भारतीय संस्कृति है, ना ही सिर्फ इंसानियत का तकाजा है, बल्कि ये कानून का हिस्सा भी है कि जो महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाएं हैं या बीमार लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ एक तरह की ज्यादा एक नरमी बढ़ती जाएगी। अब मुझे आप ये बताइए कि एक तो तरफ रही पॉलिटिकल पार्टियां जो सरकार बनाती हैं, दूसरी तरफ है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और है हमारा समाज। बार बार ये दलील देने की कोशिश हो रही थी कि एक गर्भवती हथनी के मारे जाने पर भारतीय समाज में एक करुणा, दया, एक तरह का इमोशन उभर कर आया, जो कि अच्छी बात है और जो होना चाहिए, बहुत नेचुरल है ये। मुझे खुद भी इंडिविजुअली बहुत दुख हुआ उस गर्भवती हथनी की बात सुनकर, लेकिन एक गर्भवती हथनी के मारे जाने पर पूरे देश में अप्रोर है, लेकिन एक गर्भवती लड़की के जेल में सड़ने में ऐसे वक्त में, जबकि महामारी है पूरी दुनिया में, उस तरह के इमोशंस नहीं आ रहे। तो ये एक कमेंट्री सिर्फ सरकार पर नहीं है, ये कमेंट्री क्या हमारे समाज पर भी है, क्या उस अदालत पर भी है जो उसकी बेल को रिजेक्ट कर देती है? मैं इसे गहरी मानसिक और मनोवैज्ञानिक बीमारी मानता हूँ। आपने केरल की उस घटना का ज़िक्र किया, बहुत ही दर्दनाक घटना थी, किसी का भी दिल दहल जाएगा। लेकिन आपने देखा कि हथनी के मर जाने से तकलीफ़ जितनी नहीं थी, उतनी इस बात से खुशी थी कि एक बहाना मिल गया केरल के मुसलमानों पर, मल्लापुरम के मुसलमानों पर हमला करने का। खुद मंत्री ने यह काम किया, उन्होंने इसको कम्युनलाइज़ किया। तो इसमें जितना दर्द नहीं था, उतना एक मौका मिलने की खुशी थी और इससे बहुत तकलीफ़ होती है। ये एक बहुत गहरे जड़ जमा गई बीमारी है जिससे हम लोगों को उबरना होगा और इसलिए इन दोनों में एक रिश्ता है। रिश्ता ये है कि वो मसला इस वजह से बनता है कि आप जोड़ सकते हैं कि मल्लापुरम के मुसलमानों ने यह क्रूरता की होगी, जो कि बिल्कुल झूठ है, गलत है, साबित हो गया। जो गिरफ्तार हुआ है वो मुसलमान नहीं है, ये साबित हुआ। वो मल्लापुरम में भी वो जगह नहीं थी, वो पलक्कड़ में थी। सबको मालूम है। फिर भी इस झूठ में यकीन करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे इसमें यकीन करें और ये झूठ सच हो। जैसे सबको मालूम है कि कानपुर के जो डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, उन्होंने जो पहला वीडियो जारी किया, उन्होंने खुद कबूल कर लिया कि वो वीडियो झूठा था, उनके पास कोई सबूत नहीं थे। लेकिन उस वीडियो के आधार पर पूरे भारत में ये प्रचार किया गया कि तबलीगी थूक रहे हैं, फैला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स को, वगैरह वगैरह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस नरमी और रहमदिली की अपेक्षा कर रही हैं सफूरा के लिए, वो क्यों नहीं है? वो इसी वजह से नहीं है। आप खोज रही हैं कि वो रहम जो दिखलाई पड़ रहा है या जो दर्द दिखलाई पड़ रहा है उस गर्भवती स्त्री के घायल होने और मारे जाने से, वो दर्द यहाँ क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा है? वहाँ भी मेरा कहना ये है, और हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज़ हों, उसमें दर्द था, लेकिन एक बड़े हिस्से में दर्द की जगह एक और बहाना मिलने की खुशी थी। और सफूरा के मामले में भी यह खुशी है कि उसको और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत दुःख की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, जो डिमांड कर रही है कि आप इनको कितनी तकलीफ़ दे सकते हैं, आप इनको कितना सड़ा सकते हैं, आप इनको कितना दबा सकते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सैटिस्फाई करने की कोशिश राज्य की सारी एजेंसीज़ कर रही हैं।
इसमें लेकिन सबसे मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ। सांप्रदायिकता का जो माहौल है और जो आपने आखिरी बात कही है, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि क्या वाकई जो हमारे साथ के नागरिक हैं, जो हमारे को सिटीजन्स हैं, जिनके साथ ये हवा, पानी, ये एनवायरनमेंट, ये देश, ये ज़मीन सब कुछ बांटते रहे हम लोग, क्या वाकई वो एक दूसरे के प्रति इतने कटु हो गए हैं, या एक तबका दूसरे के प्रति इतना ज्यादा कटु या इतना ज्यादा गैर इंसानी हद तक सोच रहा है? लेकिन उससे दूर थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये सांप्रदायिकता फिलहाल के लिए, क्या जो नागरिक अधिकार हैं, जो एक लोकतांत्रिक कैरेक्टर है इस देश का, क्या उसके लिए खतरनाक नहीं है? क्योंकि अगर आज सीए एनआरसी पे प्रोटेस्ट करने की वजह से आपको दिल्ली दंगों के मामले में नामित किया जाएगा, आप जेल जाएंगे, आपके ऊपर आतंकवाद का आरोप लगेगा, तो क्या कल को दूसरे जो प्रोटेस्ट होंगे, क्या उनके साथ भी यही सुलूक होगा? देखिए ना, अब तो यही कहा जा रहा है ना कि विरोध करना ही अपने आप में अपराध है। विरोध के कृत्य ही अपने आप में जुर्म है। भीमा कोरे गांव में यलगार परिषद की गई। अब कहा जा रहा है कि यलगार परिषद करना ही साजिश थी। विरोध के किसी कृत्य को जो कि पूरी तरह से सार्वजनिक है, खुला हुआ है, उसमें कोई लुकाव छिपाव नहीं है, उसे साजिश बताया जा रहा है। भीमा कोरे गांव को भी साजिश बताया गया, और भीमा कोरे गांव में जो हिंसा हुई, जो दलितों पर हुई, उस बात को भुला ही दिया गया। बल्कि कहा गया कि यलगार परिषद चूंकि आपने किया, उस वजह से हिंसा भड़की। तो आप वो पैटर्न देखिए। पैटर्न है कि यलगार परिषद करना ही अपराध था, क्योंकि वही भड़कावा था, उसी भड़कावे से हिंसा फैली, और अब उस भड़कावे के पीछे के साजिशी दिमागों को की खोज हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, और उनको सजा दी जा रही है। यही चीज दिल्ली की हिंसा के मामले में भी हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की हिंसा होती ही नहीं अगर आप विरोध नहीं करते, अगर आप सड़क जाम नहीं करते वगैरह। तो यह भारतीय जनतंत्र के लिए, भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए एक काफी चिंता का विषय है। उससे भी ज्यादा मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्रोफेशनल एजेंसी के लिए, जैसे हाँ, एक प्रोफेशनल एजेंसी है जो जांच करती है, उसके सामने सवाल हैं, ये उसकी प्रोफेशनलिज्म का के लिए एक सवाल है कि वह हिंसा के कारणों की खोज कर पाती है या नहीं, या वो एक दी गई कहानी को साबित करने पर जुट जाती है। क्योंकि अबूबकर जी, मैं ये भी कह रही हूँ कि जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे अक्यूज जो किए जा रहे हैं, जो कृत्रिम ढंग से बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि दोषियों को छिपाया जा रहा है। तो एक तरफ जब आप निर्दोषों को दोषी बनाएंगे तो दोषी छिपेंगे, यानी कि एक नई संस्कृति, एक नए तरह का माहौल भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अब सफूरा जरगर, जिसके पास संविधान की किताब है, संविधान में लिखा हुआ है कि उसके पास ये अधिकार हैं, उसके पास ये आज़ादियां हैं, उस अधिकारों का इस्तेमाल करके वो संविधान की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, एक समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए वो खड़ी हुई, वो 26-27 साल की लड़की। अब जब उसके साथ ये सुलूक होता है तो समाज में बाकी जो युवा वर्ग है, और खासकर मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों का जिनको हम लिबरल कहते हैं, उन लोगों का जिनको हम लेफ्ट कहते हैं, उन लोगों का जिसमें एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का भी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, इनके लिए क्या मैसेजिंग है इस बेल रिजेक्शन के पीछे के सबब के तौर पर, और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के जेल जाने पर? सबक यही है कि आप अपने जनतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना बंद नहीं कीजिए। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि छात्रों ने वापस विरोध शुरू किया है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा विश्वविद्यालयों के गेट्स पर छात्रों ने विरोध किया, और उन्होंने विरोध इसी बात को लेकर किया कि एंटी सीए प्रोटेस्टर्स पर आप जुल्म नहीं कर सकते। तो विरोध को वापस जिंदा करना ही होगा। अगर आप प्रतिरोध की भाषा को जिंदा नहीं करेंगे, जनतंत्र मर जाएगा। जनतंत्र सिर्फ कानूनों से नहीं चलता है, जनतंत्र सिर्फ संस्थाओं की औपचारिकताओं से नहीं चलता है। वे औपचारिकताएं भी चलें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता जागरूक रहे, और जनता के जागरूक रहने का मतलब यह है कि वो सरकार के हर कदम की जांच करती रहे, और जो कदम उसे गलत लगे उसे हिम्मत के साथ कहे कि ये गलत है,
इसके अलावा आरफा और कोई रास्ता नहीं है। और मुझे लगता है हमारे जो नौजवान हैं वे इस रास्ते को भूले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी आपका। और समय और होता तो मैं आपसे पूछती कि विपक्ष की भूमिका क्या होगी, लोकतंत्र के दूसरे खंभे हैं उनका भी इंतजार है, लेकिन वो किसी और वक्त किसी और दिन के लिए। अभी बहुत बहुत विपक्ष शुक्रिया की आपका इस बात। हम विपक्ष की खोज कर रहे हैं, कहीं वो मिल जाएगा तो हम भी आपको बताएंगे। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।